नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का, और आज राष्ट्रवाद में बातचीत होगी भारत की चुनावी प्रणाली की। बात होगी ईवीएम की, जिसका डंका दुनिया में बज रहा। इंडोनेशिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत हुआ। वहां की ये तस्वीरें आपके सामने हमने रखी हैं। उन्हें वहां के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया, और इसके साथ ही भारत के लोकतांत्रिक मॉडल को वैश्विक पहचान और सम्मान में मिली। जिस चुनावी व्यवस्था को भारत का विपक्ष कटघरे में लगातार खड़ा कर रहा है, उसी चुनावी व्यवस्था पर अब दुनिया भरोसा जता रही है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी लोकतांत्रिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, और वो भारत से कह रहा है, हमें अपनी इलेक्शन प्रणाली की समझ दीजिए। एक एमओयू साइन हुआ है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत इंडोनेशिया के लिए कस्टमाइज्ड ईवीएम की व्यवस्था करेगा। यह रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। पहले भव्य स्वागत, फिर इंडोनेशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और फिर डील, दोस्ती, डिप्लोमेसी के इस दौरे में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल अस्त्र मिसाइल की डील के साथ ही भारत के लोकतंत्र को भी एक बड़ा वैश्विक सम्मान मिला। देश की जिस चुनावी व्यवस्था को विपक्ष लगातार कटघरे में खड़ा करता रहा, जिस ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ता रहा और सालों से सवाल उठाता आ रहा, भारत के उसी ईवीएम और उसी चुनावी पारदर्शिता का डंका इंडोनेशिया में बजा, जिसने भारत की इलेक्शन मैनेजमेंट तकनीक और ईवीएम पर अपना भरोसा जताया। दोनों देशों के इलेक्शन कमीशंस के बीच एमओयू से हम डेमोक्रेटिक सहयोग को और मजबूत करने जा रहे हैं। दरअसल दोनों देशों में लोकतांत्रिक सहयोग को और मजबूत करने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच इलेक्शन मैनेजमेंट पर एमओयू हुआ है। भारत के एक्सपर्ट इंडोनेशिया को ईवीएम बनाने में मदद करेंगे। इसे भारत की चुनावी व्यवस्था पर वैश्विक भरोसे के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन देश की सियासत में इस पर अब भी अविश्वास है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दोहराया कि देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग बढ़ रही है, तो वहीं शिवसेना यूबीटी ने भी इस समझौते पर तीखा तंज कस दिया। ईवीएम हटे और बैलेट पेपर की तरह के चुनाव हो, ये आम धारणा देश में बनी हुई है। लेकिन दूसरा देश तो कह रहा है कि हमारे लिए ईवीएम बनाइए। और दूसरी बात ये है, एक मुल्क के अंदर क्या होता है। राष्ट्रपति जी और मोदी जी की बात हुई होगी कि जैसे हम यहाँ पर चुनाव जीत जाते हैं, जैसे आप भी वहाँ जीत सकते हैं, इसलिए आइए ईवीएम पर अब करार करते हैं। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ईवीएम को लेकर विपक्ष के इन तीखे हमलों का जवाब बीजेपी ने भी सख्त अल्फाज में दिया। पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि विपक्ष अपनी नाकामियों और खामियों को छिपाने के लिए ईवीएम से लेकर एसआईआर और इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा करता है। तो समाजवादी पार्टी ने सवाल पूछा कि क्या बीजेपी मुस्लिम बहुल इंडोनेशिया से चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट दिलाना चाहती है? ये अपनी गलती, अपनी खामी, अपनी कमी को स्वीकारना नहीं चाहते, और दोष कभी ईवीएम पर, कभी एसआईआर पर, कभी इलेक्शन प्रोसेस पर मरने का काम करते हैं। ये कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। इनके लिए परिवार तंत्र जो है वो संविधान तंत्र के ऊपर है। इंडोनेशिया में मुस्लिम आबादी बड़ी तादाद में है, तो क्या बीजेपी के लोग मुसलमानों से सर्टिफिकेट दिलाना चाहते हैं देश की विश्वसनीयता का, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता का? ईवीएम पर अविश्वास को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कई मौकों पर साफ कह चुके हैं कि यूपी की 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत जाएं, तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं होगा। ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं, तब भी नहीं भरोसा। एक तरफ भारत के इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा, तो दूसरी ओर देश का विपक्ष लगातार इसे कटघरे में खड़ा कर रहा। ऐसे में सवाल है कि दुनिया को ईवीएम कबूल, लेकिन विपक्ष को क्यों नहीं? जब भारत का चुनावी मॉडल वैश्विक पहचान बना रहा, तब ईवीएम पर लगातार सवाल उठाना जनादेश पर सवाल उठाने जैसा नहीं है। बड़ा सवाल ये भी
कि जब दुनिया भारत की ईवीएम और चुनावी व्यवस्था पर भरोसा जता रही है तो विपक्ष का अविश्वास आखिर किस आधार पर है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो चलिए आप मेरी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुनील साजन जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, अतुल लोंडे पाटिल जी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता, और निवान हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अतुल जी, आपसे शुरू कर रहा हूं। भारत की चुनावी प्रणाली सबसे गड़बड़ है दुनिया में, हैक हो गया ईवीएम। अब कहां है ईवीएम को हैक बताने वाले लोग? ऐसा है कि ये पहली बार हो रहा है इस तरह से, ऐसे उछल कूद जो हो रही है, इसकी मुझे हंसी आ रही है कि भारत के प्रणालियों के साथ, लोकतांत्रिक प्रणालियों के साथ ये एमओयू तो 2011 में भी हुआ था और अलग अलग 31 देशों के साथ ऐसे एमओयू हुए हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2014 के बाद जिस तरह का एक माहौल बना है, वो ये भूल गए कि जीवीएल नरसिम्हा राव इन्होंने एक किताब लिखा था और उस किताब को प्रस्तावना दी थी अडवाणी जी ने, तो ये सब भूल जाते हैं। और आज जिस तरह से 4000 ईवीएम मशीन कैसे चला दी, 19 लाख ईवीएम गायब है आज भी। सुप्रीम कोर्ट में मसला है 2020 से आज तक, उसका कोई जवाब नहीं है कि वो 19 लाख ईवीएम्स कहां गई। तो अगर इनको ऐसा लगता है कि ये प्रणाली जो है हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उस प्रणाली में आजकल गणेश कुमार भी है, शायद हो सकता है गणेश कुमार को एक्सपोर्ट करने की बात भी हुई होगी, दोनों नेताओं में कुछ बात हो सकती है, तो ये भी बात हुई होगी। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि विपक्ष ने आपके ऊपर तंज कसा है, विपक्ष आपके ऊपर आरोप करता है, तो एक बार सिद्ध कर दो ना। महाराष्ट्र का चुनाव ले लो, बैलेट पेपर पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। इतना पर भरोसा है ना आपको? हमारे महाराष्ट्र में भी एसआईआर चल रहा है ना, कोई बीएलओ आ रहा है, मैपिंग वो घर में बैठ के कर रहे हैं, 3 बार जाना चाहिए ये नियम है, तो क्यों नहीं जा रहे? इस देश में 27 लाख वोटर को वोटिंग करने नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक बार नहीं किया वोटिंग तो क्या होता है, अगले बार कर देंगे। ठीक, ये तो फंडामेंटल राइट है, वोटिंग करने नहीं दे रहे। ठीक, तो ये चुनाव आयोग के ऊपर जो हम हमला करते हैं, तो ये हमला जो है वो तथ्यों के साथ करते हैं। तो क्यों आपने जब मैराथन हैकेथॉन किया था, तो क्यों डर गए अपने सीपीयू को हाथ लगाने के लिए? आप कहते हो कि मॉनिटर को हाथ लगाओ, मॉनिटर में क्या होता है? जहां चिप होता है वहां हाथ लगाने के लिए आप मना करते हो। नहीं, अब अतुल भाई आपने 2 मिनट करीब करीब बोला हैकिंग दूर से होती है, हैकिंग पेचकस लेकर नहीं होती है कि खोल देते हैं उसके बाद हैक कर लेते हैं। तो हैकिंग दूर से होती है ना? नहीं, हैकिंग दूर से होती है अतुल भाई। मॉनिटर में होती है हैकिंग? नहीं, मॉनिटर में होती है वो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जिस भी मैं ये सिर्फ कह रहा हूं कि जिस भी चीज की हैकिंग होगी वो दूर से हैकिंग होगी। पेचकस लेकर हैकिंग नहीं होती है। पेचकस अगर लेकर हैकिंग करेंगे सर तो उसको मॉनिटर में होती है क्या, इतना बताओ। आप मॉनिटर और सीपीयू में फंसे रहिए। मैं कह रहा हूं कि या तो मॉनिटर की हैकिंग या सीपीयू की हैकिंग। नहीं, मुझे पेचकस लेकर नहीं होती है, हैकिंग दूर से होती है अतुल भाई। आपने मशीन रखी थी, मैं सिर्फ कह रहा हूं ये मेरा मोबाइल हो, ये मेरा आईपैड हो, ये मेरा लैपटॉप हो, कोई भी सिस्टम हैक दूर से हो सकता है सर। पेचकस लेकर हैकिंग नहीं हो सकती है, पहली बात। दिनेश भाई, ये पेचकस किसी और को बताना, मुझे ये बताओ। अरे आपने 4 यूनिट है, सुनिए 1 मिनट, 4 यूनिट है। 4 यूनिट में जहां माइक्रो प्रोसेसर होता है, जहां पर आपका चिप होता है, वो चिप को हाथ लगाने देने से क्या तकलीफ है आपको? नहीं होता है ना, तकलीफ क्या है? तो आप ये कोई पेचकस लेके जा रहा है। अच्छा ठीक है, एल्गोरिथम ही ढूंढना है ना। अब सुनिए, एक तो हैकिंग पर कम डिबेट, चलिए खैर आपकी बात ठीक भी है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, तब आप ये मत कहिए कि हैकिंग के लिए, आप बोलिए खोल खाल के हमको देखने दो कि ये ठीक है कि नहीं ठीक है, पहली बात। दूसरी बात है, आपने एक, अब सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, मैं आपकी बात सुन ही रहा था। दूसरी बात है कि आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया कि उछल कूद। क्यों आपको उछल कूद लग रहा है? ये इसलिए लग रहा है मुझे क्योंकि इस तरह के 31 देशों के साथ इसके पहले एमओयूज हुए हैं। उसमें भूटान है 2006, अफगानिस्तान है 2008, ब्राजील है 2010, रशिया है 2010, नेपाल है 2011, इंडोनेशिया के साथ एमओयू हुआ था 2011 में, मालदीव्स के साथ हुआ है, सेशल्स के साथ हुआ है। तो ये आदान प्रदान जो होता है इनकम टैक्स को लेकर भी होता है। कई देशों के अफसर्स को इनकम टैक्स ट्रेन हम करते हैं, अलग अलग तरीके का होता है। और अभी एक उनके लिए विशिष्ट मशीन बनाना है, तो ईसीआईएल बनाती है। ईसीआईएल में बीजेपी के 4 नेता जो है वो डायरेक्टर है, 4 नेता डायरेक्टर है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है,
और जब लोकतंत्र में चुनावी प्रक्रिया सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो आपको अगर सुनिए ना, हाँ, तो उसके ऊपर अगर कोई प्रश्न चिन्ह सवाल खड़ा होता है, बार बार सवाल खड़ा होता है, मैच नहीं होते हैं बहुत सारे फॉर्म नंबर C17 और C20 जो होता है, जो अपलोड करना होता है वो होता नहीं है। पहले आप बूथ वाइज करते थे, जब से सवाल खड़े हो गए आपने सीधा विधानसभा वाइज करना शुरू कर दिया। तो आप जो, ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। आप जो लप्पन छुप्पन का खेल खेलते हो, हाँ, तो उससे शंकाएं जो बढ़ती है, हाँ, और जिस तरह से आप मैनिपुलेशन करते हो। अच्छा ठीक है, इसमें मेरा एक और सवाल था, लेकिन पहले शिवम त्यागी आप रिप्लाई करिए इसका कि बहुत उछल कूद मच रही है। क्या हुआ? तो 2011 में भी हुआ था, अभी कौन सी नई बात आप लोगों ने कर दी? देखिए, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं अतुल लॉन्डे जी, इनके जो बातें हैं और इनके जो काम है वो बिल्कुल इनके नाम के अनुसार ही हैं, बेजोड़। मतलब ये देखो, पर्सनल अटैक अगर करोगे शिवम, तो ऐसा अटैक करूंगा मैं, नहीं सरनेम को लेकर अटैक करो, मुझे पता है। अरे मैंने ऐसा अटैक बताया है बेजोड़। शिवम तुम सोच नहीं पाओगे, ऐसा अटैक करूंगा तुमको मैं, ये गंदगी है तुम्हारे दिमाग में, मैंने तुम्हारे दिमाग में गंदगी है जो बीजेपी और आरएसएस ने भरी है, उसको जरा औकात में रखिए। मैं बोल रहा हूँ शिवम, थैंक यू। ये जो पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं ना मेरे को, मैं आता हूं, जैसे आपके तर्क हैं वो बिल्कुल आपके नाम के जैसे ही हैं। एक सेकंड सर, मैं आता हूं। एक तो मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए, एक तो, अरे अतुल जी सुनिए, मैं आ रहा हूं बीच में। एक तो मेरा नाम, अरे सुन लीजिए सर, सुन लीजिए, एक तो पहले मेरा नाम दुरुस्त कर लीजिए, राकेश मेरा नाम है। हाँ, तो राकेश जी, हाँ, उसको कहिए, और दूसरी नाम लेके जो बात कर रहा है ना वो, ठीक है शिवम, माँ बाप पे जाऊंगा। शिवम कोई पर्सनल कमेंट नहीं, कोई पर्सनल कमेंट नहीं, आप सिर्फ अतुल जी बोलकर बात करिए। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि जब आप सुने तो पूरा सुने। अतुल का मतलब अतुलनीय यानी कि बेजोड़ होता है। मैंने शुरुआत में इनको कहा कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अतुल लॉन्डे जी, वो बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से तर्क दे रहे हैं, बेजोड़। अतुल का अर्थ होता है बेजोड़। फिर से सुनो, इतने एकदम ना टची मत रहा करो कि जरा सा कुछ सुनते ही नाराज होकर भागना शुरू कर देते हो। सुनो तो पूरा। अब आपके तर्कों की भी हवा निकालता हूं, प्लीज समय बर्बाद मत ठीक है ना, ठीक है, प्लीज समय बर्बाद मत करिए, समय बर्बाद मत करिए। आधी अधूरी बातें करके शूट द स्कूट करके भाग जाओगे और अपने सरनेम पर और अपने माता पिता पर डिबेट नहीं होने दोगे। कहीं भागने नहीं दूंगा, रुको, अभी इधर ही आइए। आपका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मुद्दा इंपॉर्टेंट है, रुकिए जरा। इन्होंने कहा कि आज भी कोर्ट में 19 लाख ईवीएम मशीनें गायब है, इसका केस चल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन, टू बी प्रिसाइज, ईवीएम के खिलाफ 40वीं कंप्लेंट थी 19 लाख ईवीएम्स गायब होने की, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने निराधार होते हुए खारिज कर दिया कि कोई भी सब्सटैंशियल एविडेंस, कोई भी तर्क, कोई भी लॉजिक इस पे टिकता ही नहीं, झूठ बोला जा रहा है। वो 40वीं थी, यानी कि अब तक अप्रोक्सीमेटली 54 से ज्यादा कंप्लेन अगेंस्ट द ईवीएम खारिज हो चुकी हैं। और क्या चाहिए? दीवार में सर मार रहे हो हर बार जाकर, कुछ साबित नहीं कर पाते। और जो पेचकस बाबू बनने का आपको बड़ा शौक है ना, वो पेचकस बाबू बनने के लिए इस देश में सौरभ भारद्वाज, जो आम आदमी पार्टी है, उनको बुलाया गया था, डमी हैक कर दिया। और एक बार सारी पार्टियों को भी बुलाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सबको चिट्ठी देकर कहा था, 2 पार्टियां गई थी, वो भी चाय पीकर वापस आ गई थी, कोई हैक नहीं कर। प्लीज अभी रुकिए जरा। इसके अलावा एक और चीज इन्होंने कही कि एक अखिलेश जी का भी एक तर्क है कि मैं चाहे 80 की 80 सीटें जीत जाऊं, मैं तब भी ईवीएम पे विश्वास नहीं करता। तर्क है कोई इस बात का? तर्क है कोई इस बात का? पता है जीवन में 80 जीतेंगे नहीं, हारेंगे, चुनाव भी हारेंगे, लेकिन मैं फिर भी इस पर विश्वास नहीं करता। आप साबित करिए ना भाई। मैं कहने लगूं कि मुझे राकेश पांडे समय नहीं देते, तो आप क्या कहोगे? रिकॉर्डिंग निकाल लो। आप कहेंगे ठीक है टाइम निकाल लो। आप कहोगे एक काम करते हैं यूट्यूब से उठा लो। मैं कहूं नहीं नहीं, मुझे उठाना नहीं है भैया, मैं यूट्यूब नहीं देखूंगा। अच्छा, लेकिन आप जरा मैं सुनील जी को लाता हूं। नहीं हो सकता भाई, आपने अखिलेश यादव का जिक्र, बातें हैं ये सारी। ठीक है, आपने अखिलेश यादव का जिक्र कर दिया, तो मैं सुनील जी को लाता हूं, लेकिन उससे पहले एक फैक्ट बताते हुए, और अतुल जी आप भी सुनिएगा और इस पैनल पर हर कोई सुनेगा, और अगर किसी को गलत लगेगा तो आप काउंटर कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी देर में मैंने जो भी गूगल से रिसर्च हो सकता था वो किया है। आपने कहा अतुल जी की 2011 में भी एमओयू हुआ था। जी हुआ था, और अगले 3 साल में सर आपकी सरकार थी, तो जिम्मेदारी थी कि इस एमओयू को पूरा कर दें। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो एमओयू पूरा क्यों नहीं हुआ? इतनी देर में इस रिसर्च ने मुझे बताया वो एमओयू इसलिए नहीं पूरा हुआ क्योंकि इंडोनेशिया में और यहां पर चुनावी प्रणाली में सर थोड़ा सा अंतर है, वोटिंग पैटर्न में सर अंतर है। मल्टी पार्टी ओपन लिस्ट होती है, यानी इंडोनेशिया में आदमी को 2 अधिकार मिलता है वोट करने का, एक पार्टी को और दूसरा प्रेफरेंशियल वोट वो उम्मीदवार को दे सकता है।
तो यही ईवीएम उठाकर दे देंगे तो ना वोट कर पाएगा वहां का आदमी, इसलिए उसको सर कस्टमाइज करना पड़ता है, और तब कस्टमाइजेशन की व्यवस्था नहीं थी, अब सरकार कह रही है हम कस्टमाइज करेंगे। ये अंतर है सर। अब किसी को फैक्ट के साथ गलत लगे तो उसका स्वागत है। सुनील जी जिक्र किया शिवम ने, जीतेंगे तो भी भरोसा नहीं है। अभी अतुल जी कह रहे थे कि दे दो महाराष्ट्र करा लो बैलेट से, मैं तो पूछूं दे दो केरल करा लो दूसरे सिस्टम से। ये तो अंतहीन डिबेट है। बिल्कुल कर लो। हाँ देखिए राकेश जी, हम समाजवादी लोग हैं और हम लोगों का जो पक्ष है, हमारे नेता का जो पक्ष है कि अगर इस देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बिल्कुल सरल और पारदर्शी रखना है तो बैलेट से चुनाव करा लीजिए, ये एक पक्ष है। और जो बात हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में कही थी वो ये कि जब हम लोग भाजपा को हरा ले गए उत्तर प्रदेश में, बीजेपी को हाफ कर ले गए 2024 में लोकसभा के चुनाव में, तो ही बीजेपी वाले लोग कहने लगे अरे अब तो आपको भरोसा हो गया होगा ईवीएम पर। तो हमारे नेता ने कहा कि अभी तो हम 36 जीते हैं, अगर 80 की 80 जीत जाएं तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से बीजेपी के लोगों से जानना चाहते हैं कि भाई आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो, सबसे ज्यादा संपन्न पार्टी हो, अपने को सबसे ज्यादा ताकतवर नेता वाली पार्टी कहते हो, अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इतनी ही लोकप्रियता है तो लोकतंत्र केवल बचाने की जिम्मेदारी विपक्ष की नहीं है ना। अगर विपक्ष कोई बात कह रहा है इस देश में तो सरकार उसको संज्ञान ले सकती है और खुद प्रधानमंत्री जी कह सकते हैं कि भाई हम बैलेट से चुनाव लड़ लेंगे, क्योंकि बैलेट से अगर चुनाव होने लगेगा तो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता घट नहीं जाएगी। तो हमारा अगर विपक्ष का सवाल है तो बीजेपी उसमें भागती क्यों है, चिढ़ती क्यों है, ऐसा क्या है आखिर ईवीएम में जो बैलेट में नहीं है? हम राकेश जी को पसंद करते हैं, राकेश जी चुनाव लड़ेंगे, ईवीएम में नाम होगा तो वोट देंगे और बैलेट पे नाम होगा तो वोट देंगे। अब तो राकेश जी को दिक्कत किस बात की? साजन जी एक चीज, ये सब चुनाव में हमको कहीं घसीट रहे हैं क्योंकि राकेश जी नेतागिरी में तो है नहीं, तो सर नेतागिरी एक उदाहरण दे रहा हूं। नहीं ठीक है सर, तो उदाहरण आप अतुल जी का ले लेते, निवान का ले लेते, उल्टे शिवम का ले लेते। मैं आ रहा हूं शिवम एक बात कहते हुए वो फिर आप पार्टियों में बांट देते। नहीं साजन जी एक चीज सर, लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, विपक्ष की भी है, इनकी भी है, अतुल जी की भी है, निवान की भी है, मेरी भी है, सबकी है सर। कह रहे हैं कि काली विपक्ष की आपकी भी है? शिवम रिस्पॉन्ड। देखिए मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि समाजवादी के प्रवक्ता ने कहा कि जब हम कहते हैं या सारा विपक्ष कहता है तो क्यों देश के और दुनिया के सबसे ताकतवर और बड़े नेता और सबसे महान नेता जो हैं वो क्यों नहीं बैलेट से चुनाव कराने लगते? 21वीं सेंचुरी में 21वीं सदी में ये हमें फिर से कागज पर लेकर जाना चाहते हैं, जहां सारी दुनिया डिजिटाइज्ड है, इकोनॉमीज डिजिटल हो गई, इतनी डिजिटाइजेशन की चीजें आ गई। कल एक चीज बताइए, कल ये कहने लगे कि नहीं उत्तर प्रदेश को उसी दौर में ले जाओ जो बम बंदूक का जमाना हुआ करता था, हम ले जाएंगे क्या? आज 24 घंटे बिजली है, कहने लगे नहीं वो इनके जमाने में जो 2 घंटे आती थी वहीं ले जाओ। कल ये कहने लगे कि वंदे भारत हटाकर वो जो पुरानी ट्रेन होती थी जिनके छत के ऊपर लोग बैठकर जाते थे वहां ले जाओ देश को। कल कहने लगे कार छोड़ के बैलगाड़ी से चलो। कोई तर्क है इस बात का? मतलब बुलेट ट्रेन का मजा भी लेना है, मर्सिडीज में भी बैठना है, एक्सप्रेसवेज का आनंद भी चाहिए। सरकार अगर आपके एमपीज बन जाए ज्यादा तो उसमें तारीफ भी करनी है, छाती भी ठोकनी है, साथ ही साथ ये भी कहना है कि नहीं हम नहीं मानते। साजन जी आप बोलिए, छोटी बात रखिएगा, मैं एक चीज ऐड करता हूं, आगे बढ़ रहा है। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, जब आप किसी चीज में कोई कमी निकालते हैं तो उसके आधार देते हैं। अगर मुझे कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मैं तर्क दूंगा कि मुझे इसलिए समझ नहीं आ रही। और 10 सेकंड और खत्म कर देता हूं। जीवीएल जी ने जो किताब लिखी थी ईवीएम के ऊपर, उसमें विषय ये था, उनका मानना था कि ईवीएम में जो है वीवीपैट की पर्चियां निकलनी चाहिए। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हर एक विधानसभा में एक ईवीएम के हर विधानसभा में 5 बूथ वीवीपैट वाले मैंडेटरी कर दिए थे। उसके बाद सारी जनता। मुझे एक चीज बताइए साजन जी, अपने जवाब के साथ, आप भी मानते हैं, अतुल जी भी मान रहे हैं और निवान भी कह देंगे, इनकी पार्टी तो कही रही है कि ईवीएम हैक होता है। अब मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिएगा कि अगर ईवीएम हैक हो रहा होता
और अगर शिवम त्यागी की पार्टी उसे हैक कर रही होती तो क्या वो आपको 36 सीट जीतने देते, ये जानते हुए कि हम चले जाएंगे उधर, मेजॉरिटी ना मिल पाएगी? राकेश जी, चंडीगढ़ का वो मेयर वाला इलेक्शन आपको याद है? वो तस्वीरें याद हैं कि नहीं याद हैं? उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन आपको याद हैं कि नहीं याद है? मैं नहीं जानता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोग पीछे ले जा रहे हैं। नहीं, पीछे नहीं आपको ले जाएंगे। अगर आपको पीछे ले गए तो आप देश के खिलाफ काम करने लगेंगे, फिर आप मुखबिरी करने लगेंगे, क्रांतिकारियों की मुखबिरी करने लगेंगे, आप तिरंगे के खिलाफ हो जाएंगे, संविधान के खिलाफ हो जाएंगे। आपको पीछे नहीं ले जाएंगे। आपकी इतनी लोकप्रियता है आपके नेता की, तो लोकप्रियता केवल ईवीएम में है, बैलेट पे फिर लोकप्रियता नीचे आ जाती, गिर जाती। तो राकेश जी, इनका चंदा चोरी का धंधा और ये जो दूसरा धंधा कर रहे हैं पेट्रोल में एथेनॉल मिला करके, ये पूरा देश जान गया है। ये अपने आप में चिल्लाते रहे कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं मात्र, और फिर उसके बाद अच्छा चंदा। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, सपा प्रवक्ता ने ये अपने आप ही खिलाफ वाला मामला, ये सिर्फ व्यापारी हैं। ये जैसे अंग्रेज देश को लूट रहे थे, वैसे ही बीजेपी वाले देश को लूट रहे हैं। कागज से था, वही तो दिक्कत है, कागज खत्म करना के साथ कागज पे आप लूट सकते हो। नहीं, साजन जी, ये तो शिवम ने कहा कि जो चंडीगढ़ वाला चुनाव शिवम एक सेकंड में आपकी बात कर रहा हूँ। आजमगढ़ वाले पे आपका चार्ज ईवीएम पर नहीं था, इनका चार्ज था वोटिंग नहीं डाला। ठीक है, रुक जाइए। और कम से कम वो लोग ना बोले जो भगवान राम का दान पात्र लूट लेते हैं। सुनील भाई सुनिए, अभी शिवम ने धीरे से कह दिया देश की आजादी में अंग्रेजों की तरफ मदद। ठीक है सुनील भाई सुनिए, अंग्रेजों से अभी शिवम ने धीरे से कह दिया कि वो चंडीगढ़ वाला चुनाव ईवीएम से था क्या? वो तो कागज से ही था। हटाइए कागज, फिर क्यों कागज की बात कर रहे हैं? आऊंगा तो जी। नहीं, मैं तो एक नहीं, ठीक बात है। तो इसका मतलब बात हो गई। अब ये आप मान गए ना प्लीज कि जो चुनाव आयोग है वो पूरी कोशिश करता है कि महामानव के लिए बेईमानी करें, मतलब उसमें भी शर्मिंदगी नहीं है इनको। अब अभी ईवीएम पर अगर टीके हैं तो ईवीएम पर टीके रहिए। अधिकारी के खिलाफ बोल दो। अरे भाई, हम तो इनके नकारापन पे बात कर रहे हैं, इनके बेईमानी सोच पर बात कर रहे हैं। ठीक है, देशद्रोह के जो देश के खिलाफ। अच्छा, अतुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोल दीजिए। उस पर बात कर रहे हैं। फिर आता हूं निवान भाई। अतुल जी बोलिए। ठीक है, हैकाथॉन में तो इन्होंने सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के खिलाफ आप हाथ लगाने के लिए मनाही करी दी थी। एक मिनट साजन, करी दी थी, लेकिन अभी इन्होंने जीवीएल के बारे में थोड़ा सा आधा सच बताया और 75% झूठ बताया। उन्होंने क्या लिखा था उनकी किताब में? ईवीएम पूरी तरह छेड़छाड़ रोधी, टेम्पर प्रूफ नहीं है। ईवीएम के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव केवल भरोसे पर नहीं बल्कि सत्यापन योग्य प्रणाली पर आधारित होने चाहिए। उन्होंने जर्मनी, नेदरलैंड, आयरलैंड जैसे देशों का उदाहरण देते हुए कहा कि कई देशों ने इलेक्ट्रॉनिक मतदान पर पुनर्विचार कर उसे बंद कर दिया है। ठीक है, ये जीवीएल के एक बात कहने थे। और हैकाथॉन में मैंने बताया आपको, हैकाथॉन में मांग की थी हम लोगों ने कि हमें जो सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, उसका भी हमें वेरिफिकेशन करने दे। अगर आप पास साहब थे तो आपने करने देना चाहिए था ना। अब मेरी अतुल भाई 2-3 बातें हैं, शिवम आऊंगा। मैं जीवीएल वाले उस पे कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर दूं। वो किताब मैंने पढ़ी हुई है 2 बार। मेरे मित्र, अभी तो मैंने आपको सब बता दिया। गाइडलाइंस आई हैं, ये गूगल से टीपना बंद कर दो। ये गूगल नहीं है, गाइडलाइन आई है, ये गूगल नहीं है, ये किताब का समरी लाया, निकाला मैंने। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो समरी बता रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर ये झूठ है तो बोल दो। अब तो नाम भी नहीं बिगाड़ा आपका। ये झूठ है क्या? ये झूठ है। वीवीपैट वाला जो विषय है, 5 विधानसभाओं में, हर विधानसभा में जो 5 बूथ वीवीपैट के बनाने हैं, वो उसके बाद का ही वर्डिक्ट है। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, किसी भी प्रणाली को 100% एब्सोल्यूट बनाने के लिए इस देश की अदालतों ने लगातार जो ऑर्डर्स दिए हैं। अब मेरा एक और सवाल है, शिवम रुकिए, अतुल भाई एक और सवाल है, आता हूं निवान भाई। एक सवाल यह है कि 23 देशों के 75 इंटरनेशनल विजिटर्स आए थे, 75 लोग आए हुए थे, किसी ने तो नहीं कहा। पहली बातचीत। दूसरी बातचीत है, 2011 में आपकी सरकार ने ईवीएम को लेकर ही एमओयू किया था, तो हैक करने वाली मशीन का आप एमओयू क्यों करके आए थे, अगर आपके हिसाब से हैक होता है? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल, सर क्यों नहीं तब की सरकार कस्टमाइज करके ईवीएम दे पाई इंडोनेशिया को? मल्टी पार्टी ओपन लिस्ट, अगर यह फैक्ट गलत है तो मुझे आप गलत साबित करिए। राकेश जी, एमओयू होना और उसका प्रत्यार्पण होना 2-3 साल के बाद इनकी सरकार आ गई।
तो इस बात पे क्यों नहीं ऐसा हुआ, क्यों नहीं वैसा हुआ, बहुत सारी चीजें तो इनकी भी नहीं हुई है। एमओयू आगे क्यों नहीं हुआ? सुनिए ना, एमओयू आगे क्यों नहीं हुआ? क्या किसान की आय 2022 तक दुगनी होनी चाहिए? किसान की आय पर चर्चा नहीं हो रही है। नहीं, किसान की आय पर चर्चा नहीं हो रही है। अब मैं आपकी सरकार की बात कर रहा हूँ, छोड़िए शिवम को। 2011 से 2014 की चर्चा कर लेते हैं। आपकी पार्टी सरकार में थी और वो एमओयू क्यों नहीं ग्राउंड पर उतरा, मुझे बस इसकी वजह बता दीजिए। मुझे सिर्फ ये बताइए कि शिवम जी है ना बीजेपी की बात देखने के लिए, आप क्यों बीजेपी के प्रवक्ता? मैं सवाल पूछ रहा हूं भाई, पता तो चले जवाब। तो मैं जवाब दे रहा हूं ना, बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात मत कीजिए, बात कीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, तो ऐसा है कि बहुत सारी चीजें हमारी हुई है, 31 देशों के साथ भी हमारा एमओयू हुआ है, मैंने सारे देशों के नाम गिन के बताया है। तो प्रोसेस होती है, प्रोसेस में अगर नहीं हुआ, जैसे हमने जातिगत जनगणना की थी, जातिगत जनगणना की, उसकी प्रोसेस होते होते 2014 में इनका सरकार आ गया, इन्होंने उसको डंप कर दिया। अभी इन्होंने दिया था, वचन दिया था, किसने? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि ओबीसी का कॉलम होगा। अभी ओबीसी का कॉलम नहीं है, जनगणना शुरू हो गई है। तो एमओयू होना और उसको मटेरियलाइज करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम हमें मिला नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हैकाथॉन अभी भी कर लो आप, माइक्रो प्रोसेसर को हाथ लगाने दो, हार्डवेयर को हाथ लगाने दो, क्या दिक्कत है? पेचकस से थोड़ी हाथ लगाना पड़ता है। अरे तो वो हैक अगर हाथ लगा देंगे तो उसे हैक करना नहीं कहते हैं अतुल जी। अरे बाबा, सिर्फ सिंपल सी बात है, हैक दूर से हो सकता है, हाथ लगाकर हैक नहीं हो सकता। मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, स्टैंड अलोन मशीन को बंद करना और एल्गोरिथम करके प्रोसेसर डालना, चिप डालना, ये दोनों अलग बातें हैं। अभी काहे के लिए ये कहने के लिए कह रहे हो कि आपको नहीं समझता? अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, जब मशीन ऑन हो, सुनिए, मशीन में अगर आप चिप डाल रहे हो, उसका एल्गोरिथम सेट करके डाल रहे हो, प्रोग्राम करके डाल रहे हो, और वो ऑफ है, तो उसको खोल के ही उसका एल्गोरिथम चेक करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अभी आपको समझाने की जरूरत है। अच्छा ठीक है, चलिए मैं इसको छोड़ता हूं। पेचकस लग रहा है, पेचकस लग रहा है। अरे हैक करने की परिभाषा नहीं होती है सर, हैक दूर से हो सकता है। मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मुझे पता है कैलकुलेटर भी स्टैंड अलोन है, कैलकुलेटर में भी एक प्रोग्राम होता है, तो खोल के देखना पड़ेगा ना कि क्या प्रोग्राम है। तो आप बोलिए कि प्रोग्राम चेक करना चाहते हैं, मत कहिए कि हैक हो रहा है। मैं सिर्फ कह रहा हूं अतुल जी कि उस पर लोग हंसेंगे। नहीं, आप जो कह रहे हैं उस पर भी लोग हंसेंगे। हैक करने की परिभाषा दूर से ही हो सकती है, अगर इसको खोलने लगे तो हैक की परिभाषा में नहीं आएगा। मान लीजिए इस लैपटॉप में कोई दिक्कत आ गई और आएगा इसका मेंटेनेंस करने वाला, तो खोल खाल कर देखेगा, उसको हैक करना याद नहीं, उसको चेक करना कहते हैं। सुनिए, जब सिंबल डाउनलोड होता है, अब उसको छू के हैक करना। अच्छा छोड़िए, मैं इसको शिवम एक सेकंड, शिवम प्लीज, अरे छोड़ दीजिए हैक की बात, अतुल जी छोड़ दीजिए, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। जमीन पे काम करते हैं हम लोग, सुनो, जब मशीन में सिंबल अपलोड होता है तभी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होती है। जमीन पर ही तो काम नहीं करते, वही तो दिक्कत है। करते रहने दो, सुनो ना, जब सिंबल काम करते हो आप, सिर्फ टीवी पर काम करते हो, जमीन पर काम नहीं करते। जब सिंबल अपलोड होता है तो सिंबल अपलोड होते समय मशीन केवल इंटरनेट से अटैच होती है, बाकी नहीं होती है कभी भी। लेकिन जब प्रोग्राम करके आप चिप डालते हो तो चिप को आपको खोल के ही उसको देखना पड़ेगा इसमें क्या प्रोग्राम है। मुझे एक चीज और बता दीजिए। अच्छा, मुझे इन्हीं के लॉजिक से चलते हैं। इस देश में आज तक इस देश में आज तक 16 लाख वीवीपैट निकल चुके हैं, एक भी मिसमैच नहीं निकला। छोड़िए वीवीपैट मिसमैच, मुझे इस पर चर्चा नहीं करनी। पॉसिबल ही नहीं है। अतुल जी मुझे एक चीज बताइए, फिर निवान भाई के पास जाने में लेट हो रहा है। मुझे एक चीज बताइए, 2011 में जो एमओयू हुआ था, क्या उसमें ये प्रावधान था सरकार की ओर से कि हम कस्टमाइज करके देंगे, हाँ या ना? सुनो, जो भी एमओयू हुआ होगा उस एमओयू में कुछ कंडीशंस होगी। कस्टमाइजेशन था कि नहीं? आप बताइए ना, वहां की प्रणाली के हिसाब से। नहीं, आप बताइए ना, वो तो ऑफकोर्स में जो उनकी प्रणाली होगी उसके प्रणाली के साथ ही काम होगा ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि 31 देशों के साथ हुआ है, ये ऐसे होते रहता है। आप उसके ऊपर जाकर जो क्लीन चिट दे रहे हो बीजेपी को, अरे चर्चा हो रही है, इसको क्लीन चिट देना नहीं कहते अतुल जी, ये टैगिंग की परिभाषा से अलग निकलिए। ये न्यूज चैनल डिबेट में चर्चा होती है, एजेंसी नहीं है कि हम क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं। हम सबका पर्सपेक्टिव देश के सामने रख रहे हैं खबर के साथ। ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। आपके तर्क, इनके तर्क, मेरे सवाल, यही होता है डिबेट में। आपका प्रोग्राम का टाइटल बताओ ना, क्या है? बोलो, टाइटल बोलो आपके प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम का नहीं पता क्या? अरे पता नहीं, बोलो ना। आप जिस प्रोग्राम में जुड़ रहे हो आपको नहीं पता है। क्लीन चिट देने वाला काम है नहीं है। अच्छा, आप लोकतंत्र के साथ। अच्छा, मतलब मैंने अपने प्रोग्राम का नाम राष्ट्रवाद रख लिया तो मैं बीजेपी को क्लीन चिट देने लगा। इसका मतलब ये तो देशद्रोही हुए, बाकी तो सिस्टम फुल प्रूफ, ये नाम है आपके टाइटल का। ये तो गद्दार, ये बताता है कि आप बीजेपी के संग खड़े होकर बाकी के तीन तो गद्दार हो गए। अतुल जी के हिसाब से, अतुल लौंडे जी के हिसाब से बाकी तीनों गद्दार है। एक मिनट, राष्ट्रवाद भी मतलब भाजपा ही है। नहीं, एक मिनट रुकिए। अतुल जी, एक सेकंड, अतुल जी,
अतुल जी एक सेकंड सिस्टम फुल प्रूफ क्यों बोल रहे हैं आप? सुनिए सर, मैं मेरे प्रोग्राम की पूरी लाइन पूरा दर्शक और पूरा देश जो है पढ़े। क्या है पहली लाइन है? मोदी से दुनिया ईवीएम मांग रही, कोट अनकोट हैक बताने वाला कहां है? क्वेश्चन मार्क। दूसरी लाइन है ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने वालों नया बहाना ढूंढो? क्वेश्चन मार्क। तीसरी लाइन है जिसका जिक्र आप अतुल जी कर रहे हैं कि भारत में कोट अनकोट हैक आरोप वर्सेस विदेश में फुल प्रूफ हाईटेक कोट अनकोट ... सच क्या? केवल आपको विदेश में फुल प्रूफ हाईटेक ही दिखा, आगे पीछे का सच क्या? क्वेश्चन मार्क ही कौन देखेगा? क्वेश्चन मार्क कोई और देखेगा? सच क्या कोई और पढ़ेगा? सच क्या कोई और पढ़ेगा? देने वाली बात है ना, उसी को गोदी बेटा कहा। अरे भाई उसके आगे सच क्या? अतुल जी उसके आगे लिखा है सच क्या? आप सवाल उनसे पूछो ना, हमसे क्या सवाल पूछते हो? आपने तो शिवम से भी सवाल नहीं पूछा, सवाल तो आपको अरे भाई फिर वही बात है। चलिए निवान को लाइए। निवान भाई आज फिर थोड़ी सी देर हो गई आपके पास आते आते, लेकिन सवाल तो फिर वही है कि भाई ये कह रहे हैं कि देखो इतना बढ़िया सिस्टम है कि दुनिया देख रही है, आप लोग कह रहे हैं कि इतना खराब सिस्टम है कि हैक हो रहा है, तो इंडोनेशिया कह रहा होगा कि ले आओ हैक करने वाली मशीन हमको दे दो। देखिए राकेश भाई बहुत बहुत नमस्कार, और कोई बात नहीं, आप लेट आते हैं तो समय भी दे देते हैं, कोई बात नहीं, चल जाएगा। दूसरी बात ये कि सिस्टम जो है, सिस्टम अच्छा बुरा नहीं होता राकेश भाई, सिस्टम को चलाने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं। सिस्टम तो पूरी दुनिया में है, चलाने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं ये मायने रखता है। अगर आप आज इंडोनेशिया के ऊपर विश्वास कर रहे हैं और सर्टिफिकेट ले रहे हैं वहां से, तो आप यूएसए में एक एलोन मस्क है जो स्पेस एक्स का मालिक है, जो टेक्नोलॉजी पायनियर है, उसकी बात पे भी ध्यान दीजिए। उसने भारत के संदर्भ में ये कहा कि कोई भी मशीन जो है दुनिया की वो हैक प्रूफ नहीं है, दुनिया की बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी हैक हो सकती है। तो ये तो ईवीएम है, और इससे कैसे हम जोड़ सकते हैं कि जब चुनाव होता है, चुनाव के बाद जो है 4000 ईवीएम में आग लग जाती है। जब चुनाव होता है, चुनाव में कुछ ईवीएम में बैटरी कम होती है, कुछ ईवीएम में बैटरी फुल पाई जाती है पूरी रात चलने के बाद भी। उसके बाद अगर इलेक्शन कमीशन को इसके साथ जोड़ दीजिए तो पता लगता है कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम तो डेटा डिजिटल दे ही नहीं सकते, हम तो आपको लाखों पेपर देंगे, आप देखते रहिए। उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास सीसीटीवी फुटेज नहीं हम दे सकते। तो आप सारी चीजों को जब मिला लीजिए और भाजपा को मिला लीजिए, जिन्होंने चंडीगढ़ ऑन पेपर, आप चाहे बैलेट से करा लो, चाहे ईवीएम से करा लो, चाहे कैसे भी करा लो, अगर उसको चोर कंडक्ट कर रहा है तो चोरी करेगा। अगर बैलेट पेपर जो कैमरे के ऊपर काउंटिंग हो रही है उसमें ये लोग चोरी कर लेंगे और कोर्ट इनको कहेगा मर्डर्स ऑफ डेमोक्रेसी, तो ये ईवीएम में क्या नहीं कर सकते? टेक्नोलॉजी हैक हो सकती है राकेश भाई। कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहे हैं निवान भाई, और कॉन्ट्राडिक्टरी कैसे हो रहे हैं? आपने कहा कि सिस्टम खराब नहीं होता, सिस्टम को चलाने वाले बुरे होते हैं, यानी ईवीएम ठीक है, शिवम त्यागी बुरे हैं। तो पहले तय कर लीजिए। अब फिर आप कह रहे हैं कि वो हैक हो रहा है, तो पहले तय कर लीजिए कि ईवीएम को अच्छा बताना है, बुरा बताना है, हैक करने वाला बताना है कि बिना हैक वाला बताना है, कि सिस्टम चलाने वाले को बुरा बताना है। पहले तय कर लीजिए। सिंपल है, बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ। आपका टाइम्स नाउ नव भारत प्राइम टाइम चैनल है, लाखों लोग देखते हैं, बहुत बढ़िया चैनल है, बहुत बढ़िया ग्राफिक्स हैं। उसके ऊपर आके आप अच्छी अच्छी बातें बताएंगे तो लोग अच्छा सुनेंगे, आप बुरी बातें बताएंगे तो बुरा सुनेंगे। उसमें क्या बुरी बात तो कोई गलती नहीं है। मतलब ये कि अगर आप टेक्नोलॉजी को मिसयूज करेंगे, ऐसे लोग आ जाएंगे जो टेक्नोलॉजी का मिसयूज करेंगे, तो वो टेक्नोलॉजी खराब है। अगर कोई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा तो वो टेक्नोलॉजी अच्छी है। भाजपा के हाथ में अगर आप क्या वो बंदर के हाथ में, इनका कहने का मतलब क्या है, मैं समझ गया। देखिए निवान जी कह रहे हैं, शिवम त्यागी, देखिए निवान जी के शब्दों में अगर मैं कहूँ तो निवान जी, हाँ लीजिए 20 लीजिए, आप पेशेंटली सुनते रहे, आप 20 लीजिए, 20 लीजिए, 10 सेकंड शिवम भाई बहुत बढ़िया बोलते हैं, 10 सेकंड बाद बोल लेना। आप 20 लीजिए, आप 20 लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भाजपा के हाथ में सत्ता दे दोगे तो ये सत्ता का बेड़ा गर्क कर देंगे, राम मंदिर दे दोगे तो वो चोरी कर देंगे, पेट्रोल दे दोगे तो वो इथेनॉल मिला देंगे, इनके हाथ में सरकारी संस्थान दे तो वो उसे बेच डालेंगे, सड़कें दे दोगे तो उससे हाईवे को बेड़ा गर्क कर देंगे, इनके हाथ में शिक्षा व्यवस्था दे दोगे उसका बेड़ा गर्क कर देंगे, इनके हाथ में ईवीएम आ जाएगा तो उसका भी बेड़ा गर्क ही होगा। ठीक है, आपके 10 सेकंड हुए, शिवम त्यागी 30 सेकंड। थैंक यू। और लोग हैं इनके हाथ में जो दे दोगे ये बेड़ा गर्क। निवान जी ने कहा कि चलाने वाला गलत होता है, टेक्नोलॉजी को यूज कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे एक बात साबित हो गई तो ईवीएम तो ठीक है। दूसरी बात यह भी साबित हो गई कि वही ईवीएम जो चुनाव आयोग पंजाब में यूज कर रहा है वहां हाथ ठीक है चुनाव आयोग के, वो हाथ दिल्ली में भाजपा जीते तो खराब है, वो इलेक्शन कमीशन अगर राजस्थान में जीते तो खराब है, मध्य प्रदेश में भाजपा जीते तो खराब है, छत्तीसगढ़ में भाजपा जीते तो खराब है। लेकिन वही इलेक्शन कमीशन, वही मशीन अगर
तमिलनाडु में भाजपा हरा दे तो मशीन बिल्कुल ठीक है भाई, केरला में हरा दे तो बिल्कुल ठीक है। नहीं, अतुल जी दिल्ली में 3 बार अतुल जी तो कह रहे बिल्कुल हैं ठीक कि है। हम केरलम छोड़ देते हैं, आप महाराष्ट्र छोड़ दीजिए। अतुल जी अभी चैलेंज हम महाराष्ट्र छोड़ दें कि महाराष्ट्र में फिर से बैलेट पेपर से चुनाव करा लीजिए, वो केरलम छोड़कर बैलेट पेपर से चुनाव बात बताइए, कंप्लेन इनकी है, बिल्कुल प्रूफ इनके पास नहीं है। मैं यहाँ से आपको शब्द देता सुन तो लीजिए अतुल जी, महाराष्ट्र में बैलेट अतुल जी, अरे स्क्रीन पे आते चिल्लाना थोड़ी होता है, आपने विंडो में रख दिया, उनको लग रहा है बस अब बोलना है लगातार। रुकिए, अपना स्टेट छोड़ने के लिए तैयार है भाई, कह रहे हैं कि हम छोड़ देते हैं। उनके कहने से कांग्रेस में कोई कुर्सी ना छोड़े, आप कह रहे हैं कि इनके कहने से स्टेट छोड़ देंगे, कैसी बातें कर रहे हो? फिर बनानी नहीं थी ना सरकार। अरे दे रहे हैं जवान भाई, आप दीजिए जवान। मैं कह कुर्सी ना छोड़े इनके कहने से कोई, अरे गजब बात हो गई, इनके कहने से कौन क्या छोड़ रहा है कोई? ये जब भी कुछ बोलते हैं कुछ लोग नेता पार्टी छोड़ देते हैं और तो कुछ होता नहीं, कह रहे हैं मैं छोड़ दूंगा। अरे कहां से छोड़ दोगे आप? हैं कौन भाई? मैं जबरदस्ती ऐसी बात कैसे कर दूं? मुझे पता है कि मेरी पार्टी फैमिली प्राइवेट लिमिटेड नहीं है भाई। इनके कहने से कोई कुर्सी नहीं छोड़ता, ये कह रहे हैं कि स्टेट छोड़ दे। खैर, अब इसका दूसरा तरीका भी है, दूसरा एक एक करके बोलते हैं ना। अच्छा, एक एक करके मुझे इंडोनेशिया का बताना है। इसका दूसरा तरीका एक अच्छा, एक चीज करते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक बात है, इंडोनेशिया अगर ईवीएम ले रहा है तो इससे ये बात हम साबित नहीं कर रहे हैं कि वो लेजिटिमाइज कर रहा है। मेरे देश की मशीन, मेरे देश की चुनाव प्रणाली, मेरे देश का कोई भी संस्थान, उसकी क्रेडिबिलिटी और उसको लेजिटिमाइज करने के लिए मेरे पास मेरे देश के सुप्रीम कोर्ट हैं, ठीक है, तमाम अदालतें हैं, ठीक है। हमें किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। और मैं फिर से कहता हूं, आपके पास भी वही अदालतें हैं। अगर आपके पास कोई सबूत है, कोई पेपर है, कोई तरीका, भाई जॉर्ज सोरोस से लेकर इतने मोटे मोटे पैसे वाले आप लोगों के पास हैं, कोई बढ़िया सा हैकर ला के हैक करके दिखा दो इलेक्शन कमीशन को। वो कह रहे हैं कि हमको छूने दीजिए, आप लोग छूने नहीं देते हैं। छू के हैक होता है, अभी तो यही कह रहे हैं। बात हो गई, बताइए। अब कि छूने दीजिए हमको, आप उसको छुओ, आप उसको लेके नाचो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई आप किसी भी चीज को करिए, उसको हैक करके तो दिखाइए। मंजूर है, मंजूर है, ये इसको भी मंजूर है कह दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जब बुलाता है जाते नहीं, बताओ। नहीं जाते अरे नहीं गई थी कांग्रेस 2017-23 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने बुलाया था। अच्छा, सभी पार्टियों को। ठीक है, एक बार सबको स्क्रीन पर रखिएगा। एक बात कहते हुए, एक बड़ी खबर आ रही, उधर रुक करना पड़ेगा साजन भाई, नहीं तो मैं आता दोबारा आपके पास। लेकिन एक बात कहते हुए, एक खबर आई कि इंडोनेशिया के साथ करार हुआ है, उस पर चर्चा हो रही है। और हमने सवाल सिर्फ इतना रखा था कि हैक के आरोप लग रहे हैं, विदेश कह रहा है फुल प्रूफ है, सच क्या है? तो अब इसको कौन कैसे ले रहा है? लेकिन सच ये भी कि 40 बार याचिकाएं खारिज हुई हैं। सच ये भी है कि हैकाथन में कोई हैक करने गया नहीं, लोग कह रहे हैं कि हमको छूने दो फिर हैक करेंगे। फिर वो हैक करने की परिभाषा हो सकती है क्या? बहुत सारी बातें, इस पर चर्चा होती रहेगी। अभी वक्त इतना ही है।